हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी तथा बीएसएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए एनसीईआरटी आधारित ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? कहता है किम्बरले जो हीरा खनन केंद्र है ये किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कहता है किम्बरले हीरा खनन केंद्र दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत में स्थित है। यह शहर हीरे के खनन के लिए दुनिया भर में मशहूर है ना। कहता है कि जो किम्बरले जो हीरा खनन केंद्र है ये दक्षिण अफ्रीका में जो है विश्व भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? तब का ये हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान ले लिया है? कहता है भारत में बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने स्थान ले लिया है? तो किसने स्थान ले लिया? तो यूक्रेन स्थान ले लिया है। कहता है विश्व भर में बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। विश्व भर में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया में और भारत में अब आपका जो है बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। भारत में बॉक्साइट को आयात करने में अब यूक्रेन ने इटली का स्थान ले लिया है ना। पहले जो है इटली से होता था, अब कहाँ से होता था? ये आपका यूक्रेन से होता है। नेक्स्ट है, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली खनिज कौन सा है? भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा जो है वो पाए जाने वाला खनिज कौन सा हो जाएगा? तो कौन का हो जाएगा? तो आपका फेल्ड्सपार हो जाएगा ना। कहता है भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो कौन हो जाएगा? फेल्ड्सपार हो जाएगा। फेल्ड्सपार भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका उपयोग आग्नेय चट्टान के वर्गीकरण में किया जाता है। यह सिलिकेट खनिज है और एल्युमिनियम का है या अयस्क है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो गैर नवीकरणीय और पुनः क्या है चक्रण स्रोत है? तो क्या आपका हो जाएगा? तो लोहा हो जाएगा ना। लोहा को जो है वो आपका गैर नवीकरणीय जो संसाधन है, लेकिन इसे हम लोग पुनः चक्रण कर सकते हैं। कहता है लोहा एक गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है। लोहा एक खनिज अयस्क है जो एक सीमित यानी गैर नवीकरणीय संसाधन है। हालांकि उपयोग के बाद लोहे के इस्पात को गलाकर पुनः बार बार जो है इसका चक्रित किया जा सकता है, जिससे नए उत्पाद बनते हैं। पेट्रोलियम एक गैर नवीकरणीय स्रोत है परंतु दहन के बाद पुनः चक्रित नहीं होता है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय है और जंगल भी क्या है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका अति संपन्न है। कहता है श्रीलंका जो है वो किस खनिज के में जो है अधिक संपन्न है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, कोयला हो जाएगा ना। श्रीलंका जो है वो किस खनिज में अग्रणी है? तो कोयला के उत्पादन में जो है आपका श्रीलंका क्या आपका है? तो आपका आगे है। देखिए कहता है श्रीलंका जो है ना, श्रीलंका में लौह अयस्क, सोना और कोयले जैसे खनिज बहुत मात्रा में नहीं पाया जाता। श्रीलंका में नीलम, पुखराज, रक्तमणि जैसे रत्न पाए जाते हैं तथा यहाँ पर इल्मेनाइट का खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट निम्न उद्योगों में से कौन वन आधारित उद्योग आधारित नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है वन आधारित उद्योग नहीं है? तब का हो जाएगा सीमेंट हो जाएगा ना। सीमेंट जो है वन आधारित नहीं है, जबकि खेल सामग्री, लौह और कागज क्या है? तो ये वन आधारित उद्योग है। कहता है खेल सामग्री जैसे लकड़ी के बल्ले और कागज उत्पादन के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। लाख भी पेड़ों से प्राप्त होता है। सीमेंट का उत्पादन चूना, पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम जैसे खनिज से होता है, जिनका वन से सीधा संबंध नहीं है। अतः सीमेंट क्या है? तो वन आधारित उद्योग नहीं है, खनिज आधारित आपका ये उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? कहता है कि एशिया के किस देश में जो है सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तब का जापान में हुआ था ना। एशिया के जापान देश में जो है सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था। एशिया में सबसे पहले औद्योगिकरण जापान में हुआ था। जापान में औद्योगिकरण की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत यानी प्रारंभ हुआ था। जापान ने पश्चिम देशों से शिक्षा और तकनीक सीखने पर जोर दिया, जिससे उसे औद्योगिकरण में मदद मिली। नेक्स्ट प्रश्न है, मनीला हेम्प निम्नलिखित में के पर्ण के आधार से प्राप्त होता है? कहता मनीला हेम्प जो है निम्नलिखित के पर्ण से किससे प्राप्त होता है? तो ये मूसा
टेक्सटाइलिस से प्राप्त होता है ना, किससे प्राप्त होता है, मूसा टेक्टाइलिस से प्राप्त होता है। कहता है कि मूसा टेक्टाइलिस मनीला हेम्प का एक स्रोत है जो सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशों में से एक है। मनीला हेम्प फाइबर बहुत टिकाऊ होते हैं और वे खारे पानी में भी खराब नहीं होते। इस कारण इसका उपयोग पानी में खराब न होने वाले कालीन, चटाई, बैग, कपड़े और कागज उद्योग जैसे हस्तशिल्प तैयार करने में किया जाता है। नेक्स्ट, जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। कहता है जापान में औद्योगिक विकास के लिए है कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा खनिज संसाधनों की बहुलता ना, खनिज संसाधनों की बहुलता जो है ये जापान में औद्योगिक विकास के लिए जिम्मेदार आपका ये उत्तरदायी नहीं है। कहता जापान में औद्योगिक विकास मुख्यतः उच्च प्रौद्योगिकी, कुशल श्रम और दक्ष परिवहन प्रणाली पर निर्भर है। खनिज संसाधनों की बहुलता नहीं है क्योंकि जापान खनिजों के लिए आयात पर निर्भर करता है ना। कहता है जापान में जो है वो वैसा कोई खनिज नहीं पाता है, या जो है जापान पूरी तरह से क्या है आपका खनिजों के आयात पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। चीन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा क्या है उसका उत्पादक हो जाएगा। कहता है इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में चीन दुनिया का अग्रणी देश है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में संचार उपकरण, चिकित्सा निगरानी उपकरण और कंप्यूटर जैसे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डिजाइन आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर है वो जहाज निर्माण से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कहता है कि आपका एंटवर्प हो जाएगा, इसके बाद ट्राइस्ट हो जाएगा और कौन आपका हो जाएगा तो हैम्बर्ग हो जाएगा। ये तीन जो शहर है ये विश्व में जहाज निर्माण के लिए क्या है आपका प्रसिद्ध है। कहता है एंटवर्प जो जब का बेल्जियम में स्थित है, एंटवर्प कहाँ स्थित है, बेल्जियम में स्थित है। टाइस्ट जो इटली में स्थित है और हैम्बर्ग जर्मनी में है। प्रमुख बंदरगाह शहर हैं जो ऐतिहासिक और वर्तमान रूप से जहाज निर्माण और मरम्मत के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। मिन्स्क बेलारूस एक भूआबद्ध राजधानी है और बड़े पैमाने पर जहाज निर्माण के लिए नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से किसका जो सही मेल नहीं है, तो आपका ओसाका कहाँ स्थित है, जापान में ना। ओसाका कहाँ स्थित है, जापान में स्थित है। लंका शायद ब्रिटेन में है, लंका शायद कहाँ स्थित है, ब्रिटेन में है। और सेलम कहाँ है, तो फ्रांस में है। ठीक है, बर्किंघम फ्रांस में नहीं है, बर्किंघम जो है आपका कहाँ इंग्लैंड में पड़ता है। कहता है कि बर्किंघम इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड का एक शहर है और लंदन के बाद यूके का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के रूढ़ प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है। कहता है यूरोप के रूढ़ प्रदेश का प्रमुख एक उद्यम क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा, तो औद्योगिक उद्यम हो जाएगा ना। कौन होगा, तो आपका औद्योगिक उद्यम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यूरोप के रूढ़ प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम औद्योगिक उद्यम है। यूरोप सबसे बड़ा और विश्वविख्यात कोयला क्षेत्र है, यहाँ से कोयला का निर्यात होता है। इसके समीप सीगन नामक एक स्थान पर लोहा का उत्पादन भी होता है और यहाँ से ईरान द्वारा कच्चा तैयार माल बाहर भेजने की एक अच्छा सुविधा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सही मैच मिलान कर रहा है ना। कहता है निम्नलिखित को सही मिलान करना है, तो कहता है कि आपका जो है ऑप्शन का आपका बी हो जाएगा। कहता है कि आपका जो है फिलाडेल्फिया और डेलावेयर, फिलाडेल्फिया और डेलावेयर कहाँ स्थित है, तो ये यूएसए में स्थित है ना। पहला क्या होगा, दो हो जाएगा। एंटवर्प कहाँ है, तो एंटवर्प आपका बेल्जियम में हो जाएगा। एंटवर्प कहाँ है, तो बेल्जियम हो जाएगा। दूसरा का आपका वो आपका एक हो जाएगा। इसके बाद रास तनुरा कहाँ जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। और मॉन्ट्रियल कहाँ जाएगा, तो कनाडा में हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। कहता है जापान का महत्वपूर्ण सूती उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है आपका ये ओसाका में स्थित है ना। जापान का महत्वपूर्ण जो सूती निर्माण जो का जो उद्योग है उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका ओसाका में स्थित है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण सूती उत्पादन केंद्र है। इसे जापान का मानचेस्टर कहते हैं। जापान का मानचेस्टर किसे कहा था, तो ओसाका को जो है जापान का मानचेस्टर कहता है क्योंकि यह जापान के वस्त्र उद्योग का एक ऐतिहासिक केंद्र रहा है और यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। ओसाका वस्त्र व्यापार का भी एक केंद्र बन गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। कहता है कि संयुक्त अमेरिका का जो है रस्ट बाउल किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी होगा सेंट पीटर्सबर्ग को ना। पीटर्सबर्ग प्रदेश को जो है यूएसए का रस्ट बाउल कहा गया है ना। कहता है जो पीटर्सबर्ग जो प्रदेश है इसे जो है यूएसए का क्या कहा जाता है, तो इसे रस्ट बाउल कहा जाता है। संयुक्त अमेरिका का रस्ट बाउल सही शब्द में रस्ट बेल्ट
एक ऐसा क्षेत्र है जो उत्तर पूर्वी और मध्य पश्चिमी संयुक्त अमेरिका में स्थित है, जिसने 1970 से 1980 के दशक में औद्योगिक गिरावट का अनुभव किया। यह क्षेत्र भारी उद्योगों और इस्पात निर्माण और ऑटोमोबाइल उत्पादन का केंद्र था। यह क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रेट लेक्स प्रदेश के आसपास केंद्रित है, जिसमें पेंसिल्वेनिया, ओहायो, मिशिगन, इंडियाना और इलिनॉइस जैसे राज्य शामिल हैं। पीटर्सबर्ग पेंसिल्वेनिया का इस रस्ट बेल्ट का एक प्रतिष्ठित शहर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर है वो धातु के व्यापार का एक सबसे बड़ा केंद्र रहा है, तो कौन कहा जाएगा, तो लंदन हो जाएगा ना। कहता है लंदन शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। लंदन यूरोप का सबसे बड़ी आबादी सबसे बड़ी शहरी अर्थव्यवस्था है। यह ब्रिटेन का सबसे बड़ा महानगर है और इसका आर्थिक, परिवहन और सांस्कृतिक केंद्र है। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा है ना। कहता है लंदन जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो टेम्स नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक देश नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फ्रांस का देश है जहां अंगूरी मदिरा का उत्पादन नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा साक्सेन हो जाएगा ना। साक्सेन जो है ये आपका जो है आपका फ्रांस का ये मदिरा आपका जो है उत्पादन का केंद्र नहीं है। बाकी बरगंडी, अल्सासे और आपका सोम्पेन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का प्रदेश नहीं है, तो आपका सांक्सेन हो जाएगा ना। सांक्सेन हो जाएगा, साक्सेन हो जाएगा। दिक्कत है, पूरे फ्रांस में अंगूर के बागों में लगभग 3000 विभिन्न प्रकार की वाइन बनाई जाती हैं। फ्रांस बढ़िया वाइन और लीकर के लिए फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध वाइन क्षेत्र में बोर्डो, बर्गंडी, लायर घाटी और सोम्पेन शामिल है। साक्सेन जर्मनी के सबसे पूर्वी और सबसे छोटा शराब पैदा करने वाला क्या है, क्षेत्र है। यानी आपका साक्सेन क्या है, तो ये जर्मनी में स्थित है, जो आपका जो है शराब उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, जापान में औद्योगिक विकास के निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है। कहता है जापान में औद्योगिक विकास के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा खनिज संसाधनों की उपलब्धता ना। खनिज संसाधन की उपलब्धता जो है जापान के औद्योगिक विकास में इसका कोई आपका योगदान नहीं है। कहता है जापान में उद्योगों का विकास उन क्षेत्र में हुआ है जहाँ का धरातल समतल और जनसंख्या प्रधान क्षेत्र हो। जापान को 4 प्रधान औद्योगिक प्रदेश में बांटा जा सकता है, जहाँ संपूर्ण जापान के 85% लोह इस्पात ना, 69% इंजीनियरिंग सामान, 50% रसायन, 61% वस्त्र उद्योग के कारखाने केंद्रित हैं। नेक्स्ट है, डेट्राइट नामक किसके ना, डेट्राइट जो है वो किसके नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। डेट्राइट नगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। डेट्राइट नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। डेट्राइट शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे मोटर सिटी के नाम से जानता है क्योंकि यह कई प्रमुख अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनियों का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। इस शहर ने ऑटोमोबाइल के उत्पादन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम पाया जाता है। कहता है पेट्रोलियम जो है कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम जो है इस सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। सेडिमेंट्री बेसिन पृथ्वी की पपड़ी के नीचे की ओर झुकाव वाले क्षेत्र में होते हैं, जहाँ लंबे समय तक अवसाद जमा होते हैं और वे धीरे धीरे दबाव और तापमान के कारण अवसाद चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। इन बेसिनों में अक्सर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं या जमा होते हैं। नेक्स्ट है, गांधी सोलर पार्क जो कि 50 किलोवाट क्षमता का है, का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया। गांधी सोलर पार्क है जिसकी जो उत्पादन क्षमता 50 किलोवाट का हो जाएगा। इसका उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है, ये न्यूयॉर्क में किया गया है। कहाँ किया गया है, तो न्यूयॉर्क में किया गया है। कहता गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राज्य मुख्यालय में किया गया है। यह पार्क 50 किलोवाट क्षमता का है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का ये संदेश देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का बृहत्तम उत्पादक है। कहता है पेट्रोलियम का जो है सबसे बड़ा उत्पादक कौन का हो जाएगा, तब का हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा ना। सऊदी अरब होगा। कहता है प्रश्न काल के समय सऊदी अरब प्रमुख तेल उत्पादक था। संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक आपका हो गया है ना। यानी पहले जो सऊदी अरब था, लेकिन यहाँ पर था, लेकिन वर्तमान में कौन हो गया है, तो यूएसए हो गया है। नेक्स्ट, घावर तेल क्षेत्र इस कहाँ स्थित है। घावर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो घावर जो तेल क्षेत्र ही कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में स्थित है। कहता सऊदी अरब के अल हुंसा प्रांत में बहरान से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम और रियाद से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित घावर तेल भंडार दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक तटवर्तीय तेल क्षेत्र का है।
नेक्स्ट, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम जानता है। ईरान और पाकिस्तान के बीच जो गैस पाइपलाइन है इसे और किस नाम से जानता है, तो इसे जो है शांति पाइपलाइन कहा गया है ना। कहता है ईरान पाकिस्तान के बीच गैस पाइपलाइन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है शांति पाइपलाइन कहा जाता है। कहता है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। यह पाइपलाइन दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, परियोजना है। नेक्स्ट है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ स्थित है। कहता है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जिसे फिलहाल में बंद कर दिया गया है, कहाँ स्थित है, तो ये आपका यूक्रेन में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यूक्रेन में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कहता है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र यूक्रेन के उत्तरी भाग में पिपरियात नदी के किनारे स्थित है। यह बेलारूस की सीमा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में है। इस परमाणु संयंत्र का निर्माण 15 अगस्त 1972 को हुआ था। इसे व्लादिर इलिच लेनिन परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में विश्व का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है। कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है ये किस देश में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो डेनमार्क में स्थित है ना। कहाँ स्थित है, तो आपका डेनमार्क में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट डेनमार्क में स्थित है। यह प्लांट कृषि और औद्योगिक कचरे का उपयोग करके बड़ी मात्रा में बायोगैस का उत्पादन करता है, जिसका उपयोग बिजली और गर्मी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उपयोग को बढ़ावा देने और कचरे को कम करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट है संयुक्त अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कहता है कि यूएसए को छोड़कर जो है विश्व में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला कौन सा देश हो जाएगा, तो सऊदी अरब हो जाएगा ना। कौन हो जाएगा, सऊदी अरब। कहता है सऊदी अरब संयुक्त अमेरिका को छोड़कर विश्व में प्रमुख कच्चे तेल उत्पादक देशों में से एक है। यह संपूर्ण विश्व के प्रतिदिन उपभोग होने वाले तेल का लगभग 33.25% भाग का करता है, तो उत्पादित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है तेल कोष सबसे ज्यादा किस देश में। कहता है तेल का भंडार सबसे ज्यादा किस देश में पाता है, तो आपका कहाँ जाएगा, तो वेनेजुएला हो जाएगा ना। कहाँ हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा। कहता है कि तो वेनेजुएला में तेल के कोष सबसे ज्यादा, वेनेजुएला में 300 बिलियन बैरल से अधिक तेल के भंडार हैं। सऊदी अरब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। कनाडा विश्व का तीसरा बड़ा क्या हो जाएगा, तेल भंडार आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। कहता है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में जो है विशुद्ध में कौन शामिल होता है, तो आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, कोयला, तेल, गैस, अब विद्युत, अब क्या है, यूरेनियम ना, यूरेनियम आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कहता ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में वे साधन सम्मिलित है जिनका बाजार में क्रय विक्रय होता है तथा जो बृहद स्तर पर ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं। विकल्प ए शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम में वर्णित सभी प्रमुख घटक वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला, तेल, गैस जीवाश्म ईंधन है। कोयला, तेल और गैस क्या है, तो जीवाश्म ईंधन है। जल विद्युत नवीकरणीय वाणिज्यिक स्रोत है तथा यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का आधार है। ये सभी स्थापित ऊर्जा बाजारों के क्या है, तो अंग है। नेक्स्ट पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है। कहता पवन शक्ति का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ किया था, तब हालैंड में किया था ना। कहाँ किया था, हालैंड में। कहता हालैंड जो नीदरलैंड में है पवन ऊर्जा का प्रमुख क्या है, तो उपयोग करता है। यह देश पवन चक्कियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पवन ऊर्जा का उपयोग सदियों से किया जा रहा है। हालैंड में पवन ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन और पानी पंप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। कहता अरुण 3 जो आपका जल विद्युत परियोजना है ये किस देश में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, आपका नेपाल में स्थित है ना। कहाँ स्थित है, नेपाल में थी। कहता अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में के संयुक्त सभा जिले में है ना, अरुण नदी पर स्थित है। यह परियोजना 900 मेगावाट बिजली उत्पादन वाली क्षमता है और पूर्वी नेपाल में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है झूम खेती के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना। कहता झूम खेती के संबंध में जो है कौन सा मिलान आपका सही है। ठीक है, तो आपका कौन का हो जाएगा, तो मिल्पा कहाँ होगा, तो मिल्पा का हो जाएगा मैक्सिको, आपका यूएसए हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। देखिए कहता मैक्सिको और मध्य अमेरिका में झूम खेती को मिल्पा कहते हैं। इसे स्लेश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। यह एक स्थानांतरित कृषि है। वेनेजुएला में इसे कोनकू और इंडोनेशिया में क्या कहते हैं, तो लदान कहते हैं। नेक्स्ट है उलंग चाय कौन से देश में उत्पादित किया जाता है। कहता है उलंग चाय ना, उलंग नामक चाय जो है किस देश में उत्पादन किया जाता है, तो उलंग चाय जो है ये ताइवान में तैयार किया जाता है। कहाँ उत्पादित किया जाता है, ताइवान में उत्पादित किया जाता है।
कहता है विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन देश चीन का हो जाएगा ना। विश्व में सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। उलंग एक उन्नत चाय की किस्म है। उलंग क्या है? तो उलंग जो है वो चाय की क्या है? किस्म है जिसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो ताइवान में किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व का चीनी कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व का चीनी कटोरा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए होगा क्यूबा को ना। क्यूबा को जो है विश्व में चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कौन सा देश विश्व का शक्कर कटोरा कहलाता है? शक्कर कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्यूबा को जो है उस शक्कर कटोरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व के किस देश को चीनी कटोरा कहा गया है? तो सेम आंसर हो जाएगा क्यूबा, हो ना, क्यूबा हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानता है? कहता है किस देश को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानता है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हो जाएगा ना, आपका क्या हो जाएगा? हालांकि गलती आपका बीपीएस इसको सी माना है, लेकिन ऑप्शन आपका ये होना चाहिए, क्यूबा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है संसार में शुगर बॉल किस देश को कहा था? संसार में शुगर बॉल किसे कहा गया? चीनी कटोरा किसे कहा गया? तो ये कहा गया क्यूबा कहा गया है। कहता है क्यूबा एक कैरिबियाई देश है। क्यूबा क्या है? तो कैरिबियाई देश है। यह देश गन्ने की खेती के जाना जाता है। क्यूबा में गन्ने की खेती के लिए अनुकूल जलवायु और मिट्टी है। क्यूबा दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में से एक है और क्यूबा को दुनिया का चीनी कटोरा कहा, यानी शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। क्यूबा में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उद्योग था। सन 1960 में तक यह दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देशों में शामिल था। वर्तमान में ब्राजील और ना आपका भारत चीनी में क्या आपका शीर्ष आपका हो जाएगा ना, शीर्ष आपका हो जाएगा। तो याद रखना है आपका यहाँ पर आपका ब्राजील भी हो जाएगा, आपका क्यूबा ना, क्यूबा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बीपीएससी जो इसको क्यूबा छोड़कर किसको ब्राजील को माना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश कौन होगा? तो थाईलैंड हो जाएगा ना। थाईलैंड जो है वो प्राकृतिक रबड़ का क्या है? तो सबसे बड़ा का ये उत्पादक हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन होगा? तो थाईलैंड हो जाएगा। कहता है विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड है। यह देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। थाईलैंड में रबड़ की खेती के लिए अनुकूल जलवायु और मिट्टी पाई जाती है। यहाँ रबड़ के बागान बड़े पैमाने पाए जाते हैं। यहाँ लगभग 4.5 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन के साथ दुनिया भर में क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? कहता आप ग्लास हाउस में सब्जियां जो है कहाँ उगाएंगे? तो टुंड्रा में उगाते हैं ना। कहाँ उगाते हैं? टुंड्रा में उगाते हैं। कहता ग्लास हाउस जिसे हम लोग ग्रीन हाउस के कहते हैं का उपयोग मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में किया जाता है ना। कहता है कि आप जो ग्लास हाउस यानी ग्रीन हाउस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ठंडे प्रदेशों, टुंड्रा प्रदेशों में किया जाता है। कहता है ग्लास हाउस से ग्रीन हाउस करते हैं का उपयोग मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में किया जाता है जहाँ वर्धन काल छोटा होता है ना तथा तापमान अत्यंत का होता है, कम होता है ना। जहाँ का जो है आपका जो है वर्धन काल छोटा तथा तापमान कम होता है, ठीक है, वहाँ पर जो है ग्रीन हाउस घर का प्रयोग किया जाता है। टुंड्रा ऐसा ही एक क्षेत्र है जहाँ परमाफ्रॉस्ट और निम्न तापमान के कारण खुले में सब्जियां उगाना संभव होता है। ग्लास हाउस सूर्य की ऊष्मा को संचित कर पौधों के लिए अनुकूल कृत्रिम वातावरण प्रदान करता है जिससे इन विषम परिस्थितियों में भी खेती संभव हो सकती है। नेक्स्ट कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? तो कॉटन जीन का जो है आविष्कार किसने किया है? तो ऑप्शन का सी होगा, एली वाइटनी किया है। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया? तो एली आपका वाइटनी हो जाएगा। कहता कॉटन जीन का आविष्कार एली वाइटनी ने 1793 ईस्वी में किया था। यह एक यांत्रिक उपकरण था जो कपास के रेशों को उनके बीजों से तीव्र गति से अलग करता था, जो पहले एक अत्यंत श्रम साध्य कार्य था। इस आविष्कार ने कपास उद्योग में क्रांति ला दी, विशेषकर दक्षिण अमेरिका और कपास उत्पादक की दक्षता एवं मात्रा को अत्यधिक बढ़ाया। नेक्स्ट है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन होगा? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन होगा? तो कौन होगा? तो ब्राजील ना, ब्राजील हो जाएगा। दिखाता है कि विश्व भर में गन्ने का सबसे उत्पादन जब ब्राजील में होता है, विश्व भर में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में होता है, ठीक है। एवं उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है। कहता है कि ब्राजील के बाद गन्ना का दूसरा उत्पादक देश कौन होगा? तो भारत हो जाएगा। लेकिन गन्ना उत्पादन में राज्यों का बात किया जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? तो यूपी में होता है। जबकि चीनी उत्पादन में आगे कौन है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन चीन देश में होता है। चीन के बाद दूसरा देश भारत हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है ना। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो कई असम राज्य में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मत्स्य संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ स्थित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित जो जॉर्ज बैंक है ये कहाँ स्थित है? तो नोवा स्कोटिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? नोवा जो है स्कोटिया में स्थित है।
देखा था मत्स्य के लिए विश्व प्रसिद्ध जॉर्ज बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह कनाडा के नोवा स्कोटिया प्रांत और संयुक्त अमेरिका के केप कॉड के बीच एक बड़ा उथला समुद्री क्षेत्र है, जो अपनी उच्च समुद्री उत्पादकता और महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के मैदानों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक रूप में जाना जाता है? किसे जो है अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक रूप में जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को ना, नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो ये कहता है कि नॉर्मन बोरलॉग को अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1960 के दशक में गेहूं की उपज वाली रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया, जिससे मेक्सिको, भारत, पाकिस्तान और अन्य विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस क्रांति ने लाखों लोगों को भुखमरी से बचाया। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक बोला गया है। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो नॉर्मल बोला हो जाएगा, लेकिन भारतीय हरित क्रांति का जनक बोलेगा तो कौन हो जाएगा? तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। हम लोग अभी बीपीएससी तथा बीएसईसी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए एनसीईआरटी आधारित ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।